गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ वो एक नया टॉपिक है। एक तरह से कह दीजिए कि बीएड का सार इसके अंतर्गत है। ये लेसन प्लान, ईयर प्लान और यूनिट प्लान के बारे में है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्किंग मी अबाउट दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि मैम यूनिट प्लान कैसे बनाएंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, या ईयर प्लान को हम कैसे करें। तो लेसन प्लान तो आप काफ़ी सारे बना चुके हैं एंड यू हैव द नॉलेज अबाउट द डिटेल नॉलेज आपको मिल चुकी है क्लासेस में, बहुत सारा आपने बना लिए हैं। तो मैं ईयर प्लान से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ईयर प्लान कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, उसके फिर बाद हम यूनिट प्लान पे आएंगे, फिर हम लेसन प्लान पे आएंगे, फिर इनमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कैसे बनाते हैं और उनका क्या डिफरेंस रहता है। तो आई होप ये जो टॉपिक है वो सभी स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगेगा और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारी क्वेरीज इससे रिलेटेड थी, तो आज मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग में हमारे पास जो प्लानिंग है वो होती है लेसन प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग और ईयर प्लानिंग। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगी तो वो आसानी से बता देगा कि मैम जिसमें लेसन को प्लान किया जाता है वो लेसन प्लानिंग है, जिसमें यूनिट प्लान किए जाते हैं वो यूनिट प्लानिंग है, और जिसमें हम साल भर का प्लान करते हैं वो ईयर प्लानिंग होती है। वैसे भी हमारे क्लास के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि अगर हिंदी में पूछो तो इंग्लिश में वर्ड बता देते हैं और इंग्लिश में पूछो तो हिंदी में उसका वर्ड बता, मतलब उसका मीनिंग बता देते हैं, चाहे डेफिनेशन आती हो या नहीं आती। इसको कहते हैं स्मार्टनेस। चलिए, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईयर प्लानिंग। ठीक है, ईयर प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, या मैं कहूँ कि जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। अगर मैं आपका ईयर प्लान पूछूँ तो आपका होगा कि मैम हमें साल भर में बीएड का, जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, कि हमें बीएड कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें रीट की तैयार करनी है, ये करना है, इस महीने में हमारा ये, मतलब आपने एक प्लानिंग, एक नियोजन प्लान बना रखा है कि किस महीने में क्या चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए और वो कैसे चलना चाहिए। ये प्लानिंग है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है, वो एक अलग बात है, पर हम प्लान करके चलते हैं ताकि हमारा टाइम जो हो वेस्ट ना हो और हमारी हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चले। ठीक है, इट इज़ अ प्लान फॉर द ईयर और ईयर वर्क, जो भी पूरा साल भर का काम है या साल भर का प्लान है। इन द लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, हम पूरा क्या करते हैं, लाइफ में हमारा जितना भी वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अगर मैं आपको पूछूं कि शिक्षा के क्षेत्र में या आपकी क्लास में आप क्या करोगे, तो जितने भी लेसन आपको बनाने हैं ईयरली उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ठीक है, तो एक कॉमन वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक कैलेंडर ऑफ लेसन प्लान। जितने भी लेसन मुझे पढ़ाने हैं साल भर में, उसका मैं एक सिस्टमैटिक कैलेंडर बना लूँगी। उसमें मैं हॉलीडेज़, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, एनुअल डे कब सेलिब्रेट करना है, साइंस एग्जीबिशन के लिए क्या तैयारी करनी है, कब बनाना है, और इसी के साथ इवैल्यूएशन भी कि मेरा फॉर्मेटिव टेस्ट या यूनिट टेस्ट कब होगा, ईयरली और हाफ ईयरली टेस्ट कब होंगे, ये सब प्लान करके हम रखते हैं। इसे हम कहते हैं ईयर प्लानिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी यही दिखाया गया, इट इज़ अ प्लानिंग फॉर द ईयर वर्क। इट इज़ इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क लेसन इज ए गिवन मैनर थ्रू आउट द ईयर। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्कूल का जो भी प्लानिंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे साइंस एग्जीबिशन है, फेयर्स हैं, आपको टूर पे जाना है, एग्ज़ाम्स आपके जब कब हेल्ड होने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम अरेंज कर लेते हैं। इफ़ द अवेलेबल नंबर ऑफ द पीरियड इज प्रॉपरली अलोकेट टू द यूनिट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। अब हम लेसन प्लान के बाद यूनिट प्लान पे आते हैं। तो हमें ईयर प्लान में क्या शो करने होते हैं, यूनिट, कि भाई आपके एग्ज़ाम का नाम ही क्या होता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट। इसका मतलब फर्स्ट यूनिट टेस्ट तक आपके कितने यूनिट कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ये किसके साथ चल रहा है, आपके वर्क और टाइम दोनों को साथ लेके चल रहा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपने जितना प्लान वर्क किया था कि भाई इतना यूनिट या इतना काम हो जाना चाहिए, वो उस टाइम हो जाता है। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स द अरेंजमेंट इज नोन एज द ईयर प्लानिंग। इसे ईयर प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फैक्टर्स कंसीडर्ड बाय प्लानिंग, कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए प्लानिंग करते वक्त। तो इसमें है द यूनिट्स टू बी टॉट इन द सब्जेक्ट, कि आपको सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट्स पढ़ाने। द ऑब्जेक्ट इज टू बी रियलाइज थ्रू, इसके थ्रू आपको कौन कौन से यूनिट्स के साथ साथ क्या क्या ऑब्जेक्टिव कवर करते जाने। ठीक है, मैंने अगर एक यूनिट लिया तो मुझे उस यूनिट का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे वो यूनिट क्यों पढ़ाना है, मैं क्या चाहती
चाहती हूँ कि उसमें कितने ऑब्जेक्टिव कवर हो, ये इसमें आएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टाइम अवेलेबल फॉर द टीचिंग। जो मुझे टाइम दिया गया है टीचिंग करने के लिए कि मुझे यूनिट प्लान को अगर 1 या 1.5 महीने में ख़त्म करना है तो मुझे इतनी यूनिट्स ख़त्म करनी है, तो मेरा काम जो है उस टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टेस्टिंग। जैसा मैंने अभी कहा कि एग्ज़ाम्स भी डिसाइडेड होते हैं कि भाई आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम अब होगा या हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो 6 महीने के टाइम में आपका इतना यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये देखिए कि इतनी सुंदर टीचर होगी जो स्लाइड में बनाई गई है, इतनी सुंदर टीचर होगी तो फिर सब कुछ ही काम टाइमली ख़त्म होगा। और कितनी स्मार्ट लग रही है, मुस्कुरा भी रही है, तो टीचर का तो काम ही है कि उसको हंसते हंसते सारे काम करने चाहिए, ठीक है। तो ये है भाई वाइल प्लानिंग क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्हीं फैक्टर्स को मैं आपको बना रही हूँ। द यूनिट्स टू बी टॉट इन द सब्जेक्ट, कि मुझे सब्जेक्ट के कितने यूनिट पढ़ा देने। द ऑन ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज थ्रू द वेरियस यूनिट्स, टाइम अवेलेबल टू द टीचिंग। उस टीचिंग के लिए मुझे कितना टाइम दिया गया और उसके अकॉर्डिंगली मैं टेस्टिंग भी करूँगी कि मेरे टेस्ट कब जाके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। पर इसको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, हर काम को करने का स्टेप होता है। सबसे पहले आप प्लान करते हो, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट करते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हो और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हो। यानी उसको फिर आपने सब कुछ प्लान वगैरह कर दिया, तो अब आप लास्ट में उसका एग्जीक्यूशन करोगे और सबसे लास्ट में उसका एवेल्युएशन करोगे कि मैंने जो काम किया है वो कितना सक्सेस हुआ है, मैं उसमें कितनी सक्सेस हुई हूँ। तो ये है स्टेप्स इन ईयर प्लानिंग, ठीक है। इसमें पहला क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द यूनिट्स। जैसा मैंने कहा कि आप यूनिट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे कि मेरी फर्स्ट जो यूनिट टेस्ट है तब तक मुझे इतनी यूनिट्स बना लेनी है, तो पहले मुझे फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स करना है। फिर सेकंड है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। जो मुझे यूनिट्स मैंने बनाए हैं उसमें मैं क्या चाहती हूँ कि कितने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द स्टडीज, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द अदर एक्टिविटीज़, हमें सभी कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग इज़ अ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए ऐसा है कि आप चाहे टीचर बन के नहीं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इसके लिए और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। एंड टीचिंग इज़ ए आर्ट्स एंड साइंस ऑल्सो, एक कला भी है और एक साइंस भी है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तभी आप पढ़ा सकेंगे और पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो वो आर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम प्लानिंग लेके चलते हैं हर चीज़ की। और लास्ट वन है शेड्यूलिंग ऑफ द टाइम अवेलेबल फॉर द इंस्ट्रक्शन। जो भी मैंने टाइम टेबल बनाया है, जो मुझे टाइम अवेलेबल हुआ है उसको मैं किस तरह इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, उसको कितने पीरियड्स में कितने टाइम में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेरी तरफ से आपको एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है कि मैं आपको टीचिंग प्लानिंग पढ़ाने वाली हूँ। उसमें मैं आपको तीनों तरह की प्लानिंग्स के बारे में बताऊँगी, तीनों प्लानिंग कैसे करते हैं, किस तरह का प्लान होता है और किस तरह का डिफरेंस होता है। तो आज जो मैंने बताया वो ईयर प्लानिंग है। ईयर प्लानिंग को अगर आप देखेंगे तो इस तरह का बना हुआ होता है। ऊपर यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा गया है, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ उसी का तो प्लान करूँगी, इसलिए आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। ईयर प्लान भाई मैं 2020 का प्लान कर रही हूँ तो मैं 2020 लिखूँगी, तो ऐसा तो नहीं मैं 2018 का प्लान आज की तारीख में बनाऊँगी जो 2 साल पहले हो चुका। इसलिए आप उस ईयर को लिखेंगे कि ईयर क्या होता है कि 1 साल का होता है। जैसे मैंने 2019 में मेरा साल चालू हुआ था, मेरे स्कूल की क्लासेस 2019 में चालू हुई थी, तो वो 2020 जैन या फेब में एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, तो 2020 तक का ईयर प्लान बनाया जाता है जब तक कि उनका पूरा साल ख़त्म नहीं हो जाता। तो आप सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे, ईयर भी लिखेंगे। उसके बाद आप यूनिट्स लिखेंगे। यूनिट्स आप कंप्लीट करेंगे कि भाई कौन सी यूनिट है और एक यूनिट में आपको कितना टाइम लगता है। ये याद रखिएगा बेटा कि कभी भी एक यूनिट एक दिन में ख़त्म नहीं होती। यू कैन टेक 4 days, some of the units will take 1 week according to the complexity of the subject और complexity of the topic। जैसा टॉपिक होता है ना उसके अकॉर्डिंग हमें टाइम लगता है कि भाई अगर इतना कॉम्प्लेक्स मैं सब्जेक्ट या कोई टॉपिक ले रही हूँ तो उसको कितने दिन में कवर कर पा रही हूँ, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे पीरियड लिखने होते हैं कि मैं कितने पीरियड में इसको कंप्लीट करूँगी। एंड मंथ्स व्हेन प्लान टू रीच, मुझे कब कौन से महीने में इनको पढ़ाना है। स्पेशल मैथड्स इफ एनी, उसमें मैं कौन से मैथड्स काम में ले रही हूँ, ये ज़रूर याद रखिएगा। इफ़ यू आर बिकम अ गुड टीचर यू नो अबाउट द मैथड्स टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे टेक्निक्स और मैथड्स ज़रूर आने चाहिए। जितने ज़्यादा आप मैथड्स यूज़ करते हैं अपनी क्लास में उतनी ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव टीचिंग करते हैं, ठीक है। नरेशन
डिस्कशन, यानी वो स्टोरी से पढ़ा रही है, किसी तरह के डिस्कशन को काम में ले रही है, कोऑपरेटिव लर्निंग ले रही है। इवन मैं तो कहती हूँ जब आप चैप्टर को प्लान करते हैं, लेसन प्लान करते हैं, तो उसमें आपको जहाँ पर जो करना है ना उसको वहाँ पर पेंसिल से नोट डाउन कर लेना चाहिए कि मैं ये पैराग्राफ के बाद ये स्टोरी बताऊँगी, इसके बाद ये बताऊँगी, तो आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल होता है। फिर है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो हम कहते हैं कि AV8 से भाई किस तरह का मटेरियल आप काम में लेने वाले हो, उसके साथ आप क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाने वाले हो। मैं अगर बॉटनी पढ़ा रही हूँ तो मैं बच्चों को बाहर गार्डन में ले जाके बता रही हूँ कि ये प्लांट है, ये इसमें फैमिली में आता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ आप अरेंज करने वाले हो, वो सब कुछ। अगर उस टाइम पर अर्थ डे पड़ रहा है तो मैं अर्थ से रिलेटेड बच्चों से पोस्टर बनवा रही हूँ या कुछ स्लोगन लिखने को दे रही हूँ, तो जो करिकुलर एक्टिविटी हैं वो भी उसमें नोट डाउन की जाती है। इस अकॉर्डिंगली हमारा ये पूरा ईयर प्लान या कैलेंडर चलता है, और ये मंथ वाइज चलता है क्योंकि मुझे 12 मंथ्स का बनाना है, तो मैं अकॉर्डिंगली चलूँगी, मंथ लिखूँगी, उसमें कितने पीरियड्स कवर करने हैं, मेरे टॉपिक्स कितने कवर होंगे, उसके बाद मेरे AV8s क्या रहेंगे, मेरा पढ़ाने का मेथड क्या रहेगा, और मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी। तो आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू।